भारतीय एयरफोर्स वॉज विथड्रॉइंग 300 किलोमीटर बेसिस शिफ्ट करने पड़े, बिकॉज उनको पता था कि राफेल जो भी गिरना शुरू हुए तो सारी एयरफोर्स अगले 2 दिन में शायद खत्म ही हो जाए। जहां तक उसने कहा जी कि जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी से कमतर थी, एंड ही ऑल्सो काइंड ऑफ एक्नॉलेज कीजिए फिर पाकिस्तान यूज कर रहा था चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो उसको भी आप देखें तो चीजें ऐसा सब बाहर आ रही हैं। अभी आई थिंक आते हैं एमका के ऊपर, जो आपने पॉइंट आउट किया, जो जहाज ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अभी रुक गए हैं कि जी $300 मिलियन का हम जहाज क्यों लें जबकि चाइना का $50 मिलियन का जहाज गुजरा आ सकता है। तो मेरे ख्याल में भी ये झगड़ा होगा। इसको गुंडा मवाली कहा जा रहा है, मोदी को फ्रस्ट्रेशन है, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी केयरफुल। तो फ्रस्ट्रेशन में कई दफा इंसान चवल मारते से पहले उन्होंने मारी, उनको जवाब दिया गया। तो आपने कहा ये पायलट के नाम तक अभी आ गए हैं, तो शायद अभी ये भी लोग कह रहे हैं कि 8 जहाज भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि चीजें भी कैसे आगे आती हैं, बिकॉज सर्टन जो बेसिस के ऊपर भी अटैक हुए थे वहां पे भी डैमेज हुआ है। तो अभी देखना है कि चीजें कैसे बाहर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कदाफी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गैस ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी इंडिया ने मार खाई है और उसे ये अभी आराम से बैठना चाहिए जितनी उन्होंने अपने तैयारे गिरवा ली सब कुछ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो अब 5th जनरेशन का जेट तैयारा बनाने जा रहे हैं स्टेलर के नाम से। तो क्या जिस तरह पिछली दफा जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो वो कहते थे कि हमारे पास राफेल होते तो शायद ये कुछ ना होता। इस दफा राफेल भी थे, वो भी उन्होंने गिरवा लिए, फ्रांस की जो कंपनी उनके रेट्स भी गिरे हैं, और अब नया उन्होंने जो सोचा छोड़ा है वो कहते हैं कि हम 5th जनरेशन का स्टेलर बनाने जा रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? आई थिंक ये बजाय खुद जो है, और उसमें अगर आप ऐड कर दें जो इंडियन एयर चीफ ने आई थिंक 1-2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बात की है वो बड़ी मीनिंगफुल है। कि अगर इंडियन एयर चीफ कह रहा है जी कि आप कोई चीज जो उनका अपना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है भारत का उससे गिला कर रहा, लाइक तेजस, आपको याद होगा अभी तेजस जो है आपको नजर नहीं आया, पूरी लड़ाई में नाम ही नहीं था, और उन्होंने बड़ा शोर मचाया था जी हमारा 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन है, तो वो तो नजर ही नहीं आया बिकॉज इट डिडंट एग्जिस्ट। बेसिकली मार्केटिंग तक ये करते रहे, जाके मलेशिया को बेच रहे थे, कभी अफ्रीका में जा रहे। तो बेसिकली जब आप झूठ पे बिल्डअप करते हैं फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने। अभी एयर चीफ जो है उसने कहा जी कि एक तो टाइमलाइंस आपकी बिल्कुल गलत है, आप प्रॉमिस करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन और डिलीवर नहीं होता। तो अभी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा वो गैल्वेनाइज करना चाहता था, एक एफर्ट है। दूसरा जो है अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का ही है और आई वुड से टॉप एडवाइजर रहा मोदी का, और बाद में डिफेंस, उसने आई थिंक कल एक्नॉलेज कर लिया कि 5 जहाज गिरे उसके अंदर जो है। और जहां तक उसने कहा जी कि जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी से कमतर थी, एंड ही ऑल्सो काइंड ऑफ एक्नॉलेज कीजिए फिर पाकिस्तान यूज कर रहा था चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो उसको भी आप देखें। तो चीजें ऐसा सब बाहर आ रही हैं। अभी आई थिंक आते हैं एमका के ऊपर, जो आपने पॉइंट आउट किया, जो जहाज ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि चूंकि अभी जो तेजस है उसके लिए भी इंजन अमेरिका से आने थे, वहां पे कोई इशू बना हुआ है, राफेल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह आई थिंक एवीएम औरंगजेब ने कहा कि काफिर तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है इस पर। लेकिन हमारी तैयारी थी, अभी हमारी फौज में एक टर्म यूज होती है रबातुल ख्याल के, अच्छे घोड़े लड़ाई के लिए तैयार रखें। तो पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से कमर्शियल डोमेन में पूरी तैयारी थी और आगे के लिए भी है। अभी अपनी कौम को एक लॉलीपॉप तो देना है, चीजें देखें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए, लाइक ऑक्युपाइड कश्मीर और पंजाब से और वीडियोज आ रही हैं, क्योंकि पहले तो बड़ी सख्त पाबंदी थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर ठाएंगे जहाँ पे जहाज गिरे हैं। फिर इस तरह जो उसकी है राफेल बनाने वाली कंपनी या सॉल में भी आई थिंक अभी मसला बना हुआ है कि इंडोनेशिया के साथ $बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर शायद ग्रीस के साथ है, कुछ अफ्रीकन कंट्री से लेना चाहते थे। लोग अभी रुक गए हैं कि जी $300 मिलियन का हम जहाज क्यों लें जबकि चाइना का $50 मिलियन का जहाज गुजरा आ सकता है, तो चाइनीज मार्केट ऊपर। तो ये आई थिंक ग्लोबल लेवल पे भी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख्याल में भी ये झगड़ा होगा, सॉल्व भी जाए, देखिए उन्होंने कुछ ना कुछ कवर करना है, लेकिन अभी वो मार्केटिंग के लिए कोशिश करें कि हमें कुछ बता दें इस वजह से जहाज गिरे, हम जायजा लेंगे ताकि हम इम्प्रूव करके तो बेसिकली अभी राफेल की मार्केट को दोबारा खड़ा करें। तो ये आई थिंक इंटरनली एक्सटर्नली बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी के लिए। विद इन इंडिया जो है बहुत ज्यादा पुश बैक आ रहा है, और मेनली इंडिया को एक बफर जोन कहते हैं। अभी अवेश शुक्ला ने खुद बुक लिखी है, होली कॉज लूज कैनन एंड बफर जोन क्रॉनिकल्स, ये इंडियन राइटर है, और करण थापर के प्रोग्राम में उसने जिक्र किया। तो उसने कहा जी कि एक जो स्पेशली कॉ बेल्ट वाला इंडिया है ये एक बफर जोन बन चुका है, और इसी के ऊपर सारी पॉलिटिक्स होती है। अभी आजकल संदूर बांटा जा रहा है और लोग कह रहे हैं संदूर तो खामद का प्रोडक्टिव है कि वो लगाता है, तो आप कैसे जाके, और इसको गुंडा मवाली कहा जा रहा है मोदी को, फ्रस्ट्रेशन है। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी केयरफुल। तो फ्रस्ट्रेशन में कई दफा इंसान चवल मारते से पहले उन्होंने मारी, उनको जवाब दिया गया। बाकी आई थिंक जो डॉक्टर समन मार्क मन का इंटरव्यू वो जरूर गौर से उसको डाइसेक्ट करें।
जावेद चौधरी के साथ, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। आपके शाहीन 3 सिस्टम अभी अंडमान आइलैंड तक मार सकता है। तो भारत को बहुत ज़्यादा हजीमत उठाना पड़ी। हम यहाँ टर्की में, यहाँ से बहुत ज़्यादा गौर से देखा गया वॉर को। और ऑलरेडी टर्की पाकिस्तान की एक अपनी हमारी माशाल्लाह डिफेंस कोलैबोरेशन भी है। 5th जनरेशन फाइटर भी तैयार हो रहा है, कान जो है, इसके बाद बैरक्टर सिस्टम है, बेकार सिस्टम है, जो इनके नाम है बड़े बड़े ड्रोन्स के, तो वो भी शायद अवेलेबल थे। और अभी पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की ये इकट्ठे जो है आई वुड से एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। भारत को ये देखना चाहिए कि इस लड़ाई में अल्टीमेट उसने क्या किया। ही लॉस्ट मिलिटरली। नंबर 2 जो एक फेक देखें और तो था कि जी भारत एक पावर है जी, इकोनॉमिक पावर है, तो न्यूक्लियर वेपन है, तो लीडरशिप है, तो बड़ा डिप्लोमेटिक क्लाउड है, और बड़ा इस पे नाज था, और साउथ एशिया में गारंटर ऑफ पीस है एंड ऑल दैट। इसमें मिडल ईस्ट के मुल्कों को भी बताया जा रहा था कि हमसे आपने, तो वो भी आई थिंक चकनाचूर हुआ। और पाकिस्तान एज एमर्ज रादर एज अ गारंटर ऑफ पीस। अल्लाह के फजल से आई वुड से कि जिस तरह की लड़ाई हुई है, इसको कुछ भी हो सकता था, लेकिन हैट्स ऑफ टू आई थिंक पाकिस्तानी पायलट्स। फिर जो ग्राउंड ऑफेंसिव गया है उसमें डॉक्टर समर मुबारकबाद ने बताया कि अप टू मीटर्स तक एक्यूरेसी के साथ पता सिस्टम ने एंगेज किया है। और जो भी इनकी 26 बेसिस थे उनका सत्यानाश हो गया। S-400 तक जो है 2 बड़े गैप्स क्रिएट हो गए थे, एक भुज में जो साउथ में था और एक नॉर्थ में उधमपुर या आदमपुर वाली साइड पे। कि यहाँ पे अभी इतना बड़ा गैप था कि इसके बाद भारतीय एयरफोर्स वॉज विथड्रॉइंग 300 किलोमीटर बेसिस शिफ्ट करने पड़े, बिकॉज उनको पता था कि रफाइल जो भी गिरना शुरू हुए तो ये सारी एयरफोर्स अगले 2 दिन में शायद खत्म ही हो जाए। तो ये हालात है। अभी ठीक है, मोदी साहब इसको बिल्डअप कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम फ्रंट पे तो बड़ी बुरी शिकस्त से इसके अभी इफेक्ट आएंगे। अभी तो देखें चीजें सामने आनी है, कुछ चीजें छुपाई जा रही। सिर्फ एक मेरा सवाल वेस्टर्न जो हिपोक्रेसी है उस पर है, ये ढूंढते फिर हैं जी कि कितने जहाज गिरे। क्या ये लड़ाई जो है आइस पे आने का ना, कि आजकल एक गोली भी फायर होती है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर बनता है। ये सैटेलाइट के जरिए अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इसराइल और इवन चाइना ने देखी नहीं है, एक एक मिसाइल उनको पता है कहाँ लगा है। तो इट्स वेरी प्रिसाइसली नोन। द ओनली थिंग इज नाउ टू कवर अप देयर यहाँ पे जो कि इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में हवा खड़ा किया गया था, उसमें से भी हवा निकल रही है। तो ये चीजें तो अभी देखें आएंगी। ये चीजें अभी तक मैं कहता हूँ 10% भी बाहर नहीं आई है। आज से हकीकत सामने आएगी, फिर पता चलेगा इनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, एक रिपोर्ट कर रही है पाकिस्तान में कि तकरीबन रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन ये 6 जो उनके तैयारे थे उनमें कुछ राफेल थे, कुछ MiG-21 इस तरह थे। तो आपका क्या इस पे एनालिसिस है, कितने थे, असल क्या तादाद थी और क्या था? जिसमें आई थिंक 2 चीजें इसमें, एक तो साथ में हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, और चूंकि ज्यादा तैयारे गिरे हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पंजाब में जो बड़ा क्लोज है, जहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। उसके अलावा देखें आजकल डिजिटली पिकअप करना बड़ा आसान है। अगर हम उनके पायलट्स की लेट्स से रेडियो कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, तो हम ये भी सुन सकते हैं कि कौन से बेड पे कौन से उनके मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया। तो आई थिंक सारा डिजिटल फोरेंसिक इकट्ठा किया गया है। कुछ ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो है वहाँ के सिटीजन ने भी दी हैं। तो उसमें ये जो पायलट्स के नाम भी आपने देखे होंगे, और उसके अलावा कौन से हॉस्पिटल में इंजर्ड है नहीं है। आई थिंक 1-2 की मौत भी हुई है। तो उस लिहाज से इट इज़ वेरी क्लियर। अभी देखें भारत को इसको कवर अप करने के लिए अभी झूठ दर झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जोल्ट है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता देखें, चीज़ों को आप अल्टीमेटली हाइड नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर, उनकी ये पोजीशन पूछ। अच्छा, एमका वाला सवाल रह गया, जो इनका जहाज है उसकी टाइमलाइन दी गई है कि प्रोटोटाइप तैयार होगा 2032 तक। अंदाजा करें, यानी कि आज 2025 है, 7 साल बाद, और 2035 में प्रोडक्शन शुरू होगी। और एयर चीफ का यही रोना था कि जी अभी तो हमें इस वक्त चाहिए ना। अभी शक इसलिए हो गया कि अभी कहाँ से देंगे टेक्नोलॉजी, और क्या रशियंस इनको देंगे, क्या फ्रेंच दोबारा जो है वो इनको देंगे, या अमेरिकन है। बिकॉज एवरीबॉडी इज वरीड कि इंडियन मिलिट्री नाउ बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू इट्स आर्म सप्लाईज। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी सप्लाई करेगा आर्म, उसकी मार्केट डाउन होनी है। ठीक है, इधर आप दें पाकिस्तान को, आपकी मार्केट के ऊपर जाएगी, और अल्लाह का फजल अभी इंडिजिनस प्रोडक्शन भी है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, जिस आपने कहा ये पायलट्स के नाम तक अभी आ गए हैं, तो शायद अभी ये भी लोग कह रहे हैं कि 8 जहाज भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि चीज़ें भी कैसे आगे आती हैं, बिकॉज सर्टन जो बेसिस के ऊपर भी अटैक्स हुए थे वहाँ पे भी डैमेज हुआ है। तो अभी देखना है कि चीज़ें कैसे बाहर आती हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी एक जंगी सूरत हाल बनी, 3-4 दिन तक अच्छा खासा एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा था कि जंग
पता नहीं कहीं भी जा सकती है, कहीं भी मुड़ सकती है। लेकिन इस सब में अब जिस तरह सिंतास माहिदा कैंसिल कर दिया, और कुछ एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि अगली जो जंगें होंगी वो पानियों पे होंगी, पानी की वजह से होंगी। और जिस तरह सिंतास माहिदा कैंसिल करने की बात हुई और पानी को रोका भी गया दरमियान में, तो इससे इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि कभी एटमी हथियारों वाली लड़ाई हो सकती है? और अगर हो सकती है तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है उसमें? आई थिंक उसमें एक तो चारों फ्रंट पे आपने लड़ना है, स्पेशली बिकॉज ये भी लॉफेयर का सवाल है, बिकॉज लीगल बैटल होनी है। तो आपने कितने लोग इकट्ठे किए हुए हैं, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी पे कितना काम किया, भारत ने काफी इस पे काम किया हुआ तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएगा, वर्ल्ड बैंक में जाएगा, वहां पे एक तो लड़ाई। तो ये लॉफेयर में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज टू गेट इन्वॉल्व, और आई एम श्योर उसकी तैयारी है। दूसरा आ जाता है कि डिप्लोमेटिकली आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। देखिए रिवर जो है 1947 में तो नहीं बह रहे, ये मिलेनिया की बात है। जिस अभी नाइल रिवर पे मिस्र और इथोपिया की ऑलमोस्ट लड़ाई होने लगी थी, बिकॉज मिस्र ने कहा जी कि ये तो हजारों साल से बह रहा है, हाउ कैन यू स्टार्ट डैमिंग, बिकॉज उसके ऊपर सिविलाइजेशन बिकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या आप कह लें इराक में है या चाइना में है, या इस अफ्रीका में, तो स्टार्ट वो रिवर से ही हुई थी। तो एक तो ये फैक्टर है कि ये सिविलाइजेशनल राइट होता है, तो इतने आसानी से इसको नहीं कर सकते। उसका मतलब है आपने आर्गुमेंट बिल्डअप करना है। तीसरा विद इन आई थिंक पाकिस्तान एक अच्छी यूनिटी नजर आई, कम से कम पंजाब का झगड़ा था पानी के ऊपर, उसमें साहसबाजी के अपर रिपेरियन में बैठा हुआ तो उसके खिलाफ लड़ने बजाय आपस में। और बाकी आ जाता है कि इसका मिलिट्री ऑप्शन जो डॉक्टर साहब मुबारक मान ने आई थिंक हिंट किया है। देखिए आपने डैम या हेडवर्क्स उड़ाने नहीं होते, यू मेक देम इनइफेक्टिव, ठीक है। तो आप इतना उसको स्कटल कर देते हैं विद टेक्नोलॉजी के वो लेट्स से 5-10 साल फिर दोबारा वो करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये है कि कैपेसिटी नहीं है भारत के पास टू होल्ड वाटर। कहते हैं अगर दे वांट टू डिनाई तो पूरा ऑक्युपाइड कश्मीर पानी के अंदर आ जाएगा, 20 फुट पानी खड़ा करना पड़ेगा। वो दूसरा इसकी स्पेस नहीं होती पहाड़ों में, इतना आसान नहीं है कि आप नए डैम्स बनाए, उसकी भी स्टडी, फिर इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है। बाकी जो है पाकिस्तान ने आई थिंक ये बड़ा क्लियर किया कि रेड लाइन है। लाहौल भुट्टो ने भी कहा, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पॉलिटिकल लीडरशिप कह चुकी है, एंड व्हाई नॉट, मतलब हाउ इट कैन बी कि आपको खुदा ना खासा पानी के लिए स्टाफ किया जाए। ये जरूर है कि पाकिस्तान शुड नाउ लुक एट टेक्नोलॉजी जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, इस तरीके से हमने अपने डैम्स बनाने हैं बजाय पोलिटिसाइज करने के। और भारत के लिए चारों डोमेन में, और इंफॉर्मेशन डोमेन में आप और हम बात करें, हाईलाइट करें, आवाम को जो है सस्टेन्ड तरीके से बताएं। और एक और आई थिंक भारत शुड नाउ बिकम कॉमन डिनोमिनेटर इन आवर डिस्कशन। हमारी थोड़ी सी ये कमजोरी है कि आप जब नॉर्मल हो गए हालात तो फिर भूल जाते हैं। भारत ने अपने डेडिकेट किए हुए हैं, चाहे चैनल्स हैं, चाहे रिसर्च है, कि वो लगे रहते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि जब तक मूडी है कम से कम आपने इसको लेके चलना है। और एटमी हथियारों के हवाले से मेरा आखिरी क्वेश्चन था कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है कल को? अगर एक तो हो नहीं सकती, अभी पॉसिबल नहीं, अगर हो जाए तो कहाँ पे खड़े हैं दोनों वाले? आई थिंक इसमें भी डॉक्टर समर मुबारक मान का बड़ा जरूर, वो एक्सपर्ट है मिसाइल और न्यूक्लियर के, और उसमें उन्होंने इस तरीके से बताया कि किस तरीके से फेज आपकी तैयारी है। अल्लाह का बड़ा करम है, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की नसर सिस्टम की बात करें, दैट इज बेसिकली काउंटर फोर्स, कि आप उसको बॉर्डर के ऊपर ही, या अगर कोई बेस है जहाँ से थ्रेटन हो रहा है। फिर आ जाता है आगे वाला, देखिए इसमें भारत को भी सोचना चाहिए कि इसको मेनली कैनेडी से ये सवाल किया गया था कि कैन यू हैव न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, तो उसने कहा था इट्स लाइक एंटरिंग अ ब्लाइंड मैन entering a dark room with 100 windows, entering into another 100 dark room। तो उसकी ऑनेस्टली कोई जवाब नहीं, बिकॉज इसका एंड बड़ा भयानक है। इट्स एंड ऑफ द अर्थ एक्चुअली। आप स्टडीज देख लें, अभी भारत में भी इस पर बहस शुरू, और ये बड़ा जरूरी है कि आप हाईलाइट करें कि एक मूडी जैसा ट्रिगर हैप्पी आदमी का इसके पास न्यूक्लियर बटन होना चाहिए जो पुश कर देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर जो है। तो उसकी बड़ी डिस्ट्रक्शन है, इसमें आई थिंक इन्फॉर्मेशन डोमेन में बड़ा जरूरी। बाकी पाकिस्तान के पास उसकी एस्केलेशन लेटर की आई एम श्योर एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि इसके अंदर किस तरीके से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। कन्वेंशनल है, फिर आप कह लें टैक्टिकल है, एंड फिर स्ट्रेटेजिक है। अल्लाह ना करे कि न्यूक्लियर वॉर तक बात जाए, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान एंड भारत हैज मोर टू लूज। देखें दे विल लूज इंटायर हिंदू सिविलाइजेशन। पाकिस्तान के पास तो फिर भी इस्लामिक ममालिक हैं, बट अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ आई वुड से एंटायर रीजन, तो पूरी दुनिया की अर्थ का एंड की बात हो रही है अगर खुदा न खास्ता होती है। तो मेरे ख्याल में भारत को होश के नाखन लेने चाहिए, बाकी हमारी तैयारी है। बिल्कुल, जिस तरह नाज़रीन ब्रिगेडियर वक़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ओवरऑल हमें हर लिहाज से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वार के पहलू थे उन सब पे हमें आगाह किया, और इंशाल्लाह मज़ीद भी हम इन्हें अपने चैनल पे और अपने शो पे मदऊ करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और ब्रिगेडियर वक़ार साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।